सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जितने भी क्लासेस हैं, हर क्लास का अपना कमरा हो, हर स्कूल में टॉयलेट हो, किचन हो, अपने कार्यालय हो, लेबॉर्ट्री हो या आईटी के जो कंप्यूटर सेंटर हो, इस पर काम चल रहा है। और इस संबंध में हम लोगों का टारगेट है कि अगला मार्च या जून तक इसको सभी को कंप्लीट कर लिया जाए। हम लोगों ने सर्वे करा लिया है और हमारी कोशिश है कि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में ये सभी पूर्ण हो जाए। मैं कल जमुई गया था, सिमुलतला के बगल में एक गाँव है बसतपुर, तो मैंने देखा कि 2 कमरों में 12 क्लासेस चल रहे हैं। तो मैंने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर क्लास का, हर सेक्शन का अलग कमरा होगा और पढ़ाई होगी। तो ये युद्ध स्तर पर हम लोग विभिन्न विभागों से ये कार्य कर रहे हैं और जिला पदाधिकारी को भी इसका मॉनिटरिंग का दायित्व दिया गया। दूसरा है शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षकों की संख्या। हम लोगों ने बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की है और उपस्थिति के लिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था भी की। और मैं बड़ी खुशी है कि जब भी मैं जाता हूँ, बहुत दूर दराज गाँव में जाता हूँ, पहाड़ों में जाता हूँ, मैं बहुत रिमोट लोकेशंस में जाता हूँ, तो देखता हूँ कि शिक्षकों की उपस्थिति बिल्कुल 100% रहती है। मैं बिना सूचना के ही जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे जो शिक्षक हैं समय पे आते हैं और समय पे जाते हैं। कुछ ज़रूर ब्लैक शिप हैं जो हाजिरी ला के भाग जाते हैं, बट वो बड़ी कम संख्या में हैं और मैं नहीं सोचता हूँ कि इसको कोई जनरलाइज किया जा सकता है, लेकिन सभी लोग उपस्थित रहते हैं। तो ये एक बहुत ही सुखद स्थिति है और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं यंग जो टीचर्स हैं बीपीएससी से जो पास्ड आउट हैं और बहुत ही अभी रिसेंटली कॉलेजेस से भी आए हैं, तो यंग टीचर्स बहुत लगन से और बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं और बाकी पुराने टीचर्स भी बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाते हैं। तो टीचर्स की व्यवस्था ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरी कर दी है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लैकिंग है। तीसरा है बच्चों की उपस्थिति और बच्चों का जो गुणवत्ता शिक्षा, ये अभी भी चिंता का विषय। मैं संतुष्ट नहीं हूँ जिस तरह से बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ाई होती है, अभी भी बहुत करना बाकी है। जब बच्चों की उपस्थिति देखते हैं तो छोटे क्लासेस में फिर भी अच्छी उपस्थिति है, लेकिन बड़े क्लासेस में देखते हैं कि ट्यूशन में बच्चे अभी भी भाग जाते हैं, क्लासेस मिस करते हैं, समय पर स्कूल नहीं आना, यह भी शिकायत अभी देखी है। यूनिफॉर्म में नहीं आना, अपना नोटबुक नहीं लेकर आना, जिस विषय की पढ़ाई हो रही है उस विषय का नोटबुक नहीं लेकर आना, होमवर्क नहीं करना, क्लासरूम नहीं करना। तो ये तमाम शिकायतें अभी भी मैं देखता हूँ और मेरे निरीक्षण के दौरान भी ये सब सामने आते हैं। अभी हम लोग का जो फेस ऑफ रिफॉर्म्स हैं, जो अभी हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों ने कहा है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दें और इसी पर हम लोग का जोर है। मतलब जो पिछले शुरुआत में तो हम लोग अटेंडेंस पे लगे हुए थे और अब हमारा ये फेस ऑफ रिफॉर्म जो है ये सघन रूप से हम लोग इसकी शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर लगे हैं। और हम लोग का ये परीक्षा हम लोगों ने ली, मिड टर्म परीक्षा, उसके भी बड़े मिक्स्ड रिस्पॉन्स आए हैं और हम चाहते हैं कि समय पे कोर्स पूरा हो, बच्चे पढ़े। ये मेन अब फोकस रह गया। सोचो 3 आयाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर है और तीसरा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अब उस 3rd फेज पर हम लोग कंसंट्रेट करें। हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विभिन्न अध्ययन एवं अवलोकन के आधार पर यह उल्लेख किया है कि अभी भी भारत में बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशल अच्छे नहीं हैं, खासतौर से कक्षा 1, 2, 3 में जो बच्चे हैं उनके। और संभवतः इसी कारण से बच्चों के शिक्षा के प्रति जो लगाव है वो थोड़ा कम होता है सर, और धीरे धीरे वो उनका ठहराव कम होता है, बच्चे विद्यालय छोड़ जाते हैं। और इसी को एड्रेस करने के लिए उन्होंने, भारत सरकार ने एक मिशन निपुण भारत शुरू किया सर 2021 में, 5 जुलाई 2021 को। बिहार में भी सर विभाग के द्वारा भी मिशन निपुण बिहार शुरू किया जा रहा है, जिसमें
FLN के जो कौशल हैं उसको बढ़ाने के लिए बात विभाग की प्राथमिकताएं हैं, कैसे किया जा सकता ये बच्चों को रिटेंशन की बात थी क्लास 1, 2 और 3 में। मिड डे मील एक बहुत महत्वपूर्ण अंश था और हम यह धारणा थी कि मिड डे मील से बच्चे आएंगे, समय पे पढ़ेंगे। एक तो वहाँ न्यूट्रिशन का भी इश्यू था जो रिजॉल्व हो जाता और दूसरा अटेंडेंस भी इम्प्रूव हो जाता और ज़रूर हुआ। ऐसा नहीं है कि मिड डे मील एक बहुत महत्वपूर्ण अंश था जिससे न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हुआ और साथ ही उसके बाद यह हुआ जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि इस टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी में परिवर्तन लाया जाए और कोर्सेज अट्रैक्टिव किए जाए और जो FLN किट्स हैं वो उपलब्ध कराए जाए और पूरा करिकुलम चेंज ऐसा किया जाए कि बच्चे इससे इन्फ्लुएंस्ड हों और बच्चे इससे अट्रैक्टेड हों। देखिए, जब तक बच्चा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, अट्रैक्टेड नहीं रहेगा, स्कूल में उसका अटेंडेंस उतना ही प्रभावित होगा और उसको लगेगा कि एक सेंटर ऑफ लर्निंग है, सेंटर ऑफ एक्टिविटी है और सेंटर, तो सब बच्चे उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव होगी और ड्रॉप आउट भी कम होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण एक विषय है जो इस पर काम किया जा रहा है और बिहार में भी पिछले साल से काम किया जा रहा है। तीसरा ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्किल ट्रेनिंग में बहुत ध्यान देता है, मतलब स्किल ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन। और यह विभाग का ये मत है कि हर बच्चे को, जो बड़े बच्चे हैं उनको स्किल ट्रेनिंग सिखाया जाए अपने करिकुलम के अतिरिक्त और इस पर विभाग काम कर रहा है। और ये सर अभी पूरे देश में ही ये बात की जा रही है कि बिहार शायद संभवतः पहला राज्य है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्याओं में एक साथ शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी सर ये। और साथ में सबसे अच्छी बात हुई कि इन शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ, वो कैसे विद्यालय में क्या अनुकूल हो सकें इस पर भी तरीके से वो शिक्षक बेहतर ढंग से कर सकें। अगर उस संबंध में भी सर हाल में ही तेलंगाना से कुछ लोगों ने पूछा कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाए या किया गया है, उसके संबंध में वो भी जानना चाहते हैं। तो ये बताएंगे सर ये चीज़ें कैसे? प्रशिक्षण एक लगातार प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि एक बार हमने प्रशिक्षण कर दिया और उसके बाद हम छोड़ देंगे। हम लोग हर साल एक कंपलसरी स्लॉट है सप्ताह भर का जो हर टीचर को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और इसमें 2-3 क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है। पहला है कि जो रेगुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो तो अपना चलेगा और साथ ही साथ हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करेंगे जिन टीचर्स को और अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यह उनके स्कूल में जो कार्यकलाप हैं, उनके स्टूडेंट के जो आउटपुट्स हैं, स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के आउटपुट हैं, क्लासरूम टीचिंग का मेथोडोलॉजी है, इसके आधार पर हम लोग टीचर्स का ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार का ट्रेनिंग उनको दिया जाए और किस प्रकार के ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो ये हम लोग एक आइडेंटिफाई करेंगे और ये इस आधार पर हम लोग उनका करिकुलम डिज़ाइन करेंगे और हर साल, इस साल का तो ट्रेनिंग जो हो गया लेकिन अगला साल फिर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे और एवरी ईयर हर टीचर को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और अपने ज़िले में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अभी तो दूर दूर लोग ट्रेनिंग लिए हैं लेकिन हम लोग उन्हीं के ट्रेनिंग जो नीड्स हैं वो उसी ट्रेनिंग नीड्स और उनका ट्रेनिंग उसी ज़िले में रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर साल ये ट्रेनिंग लगातार चलता रहे। बहुत सही है सर कि सही है कि आपकी तरफ से निर्देश भी गया था कि साल में 2 बार एक निश्चित अवधि के लिए भी ये जिला तैयार रहे कि वो अपने शिक्षकों को किस तरीके से प्रशिक्षित कराता है या प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। ये बहुत ही बेहतर है और इससे शिक्षक भी काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं और बच्चों के लिए भी फ़ायदा रहता है। एक सर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो दूसरे राज्यों के लिए भी देखने की बात है, वो है डिजिटलाइजेशन। सर अभी बिहार में डिजिटलाइजेशन काफ़ी मुहिम जैसा चला है कि पिछले हम लोग हर एक काम के लिए एक ही शिक्षा कोष के माध्यम से चीज़ों को लाने की कोशिश करें कि इंटीग्रेटेड अगर हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से जिसमें हम शिक्षकों की नामांकन, उपस्थिति, निरीक्षण के लिए जो चीज़ें हैं उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि बिहार थोड़ा अन्य राज्यों के मुकाबले डिजिटलाइजेशन में पीछे है
लेकिन ये अनुभव आपको कैसे बताते, कैसा लगता है कि हमने इन चीज़ों को अपने यहाँ राज्य में लागू किया है और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम दिख भी रहे हैं? तो सर देखिए, ये भ्रम है कि हम लोग डिजिटलाइजेशन में पीछे हैं, और ये भ्रम है कि डिजिटल गैप, क्योंकि जब हम लोगों ने सभी को कनेक्ट करने की कोशिश की टीचर्स ने, तो 99% टीचर्स इस पर करेक्ट हो गए। तो यह प्रूव करता है कि जो ई शिक्षा कोश है और जो डिजिटल गैप जिसकी बात हम लोग कहते रहते हैं, इसको पाटा जा सकता है और ये गैप को पूरा किया जा सकता है। दूसरा है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब इस सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सभी प्रकार की गतिविधियां एक स्थान पर एक साथ हम लोग मॉनिटर करते हैं और हर गतिविधि दूसरी गतिविधि के साथ काउंटर चेक होता है। अगर कोई टीचर, जैसे समस्तीपुर में कंप्लेंट आया था कि बिना नियुक्ति के टीचर ट्रांसफ़र में जाके ज्वाइन कर लें, ये गलती ई शिक्षा कोश अगर होता और वो सारा डेटा होता तो नहीं होता, क्योंकि जैसे ही नियुक्ति होती है हम उसका सर्विस बुक खोलते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमने ई सर्विस बुक का प्रावधान किया है, जिससे शिक्षक से संबंधित सभी डेटा वहाँ रहेगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी उसी में रहेगा, उसका इवैल्यूएशन भी उसी में रहेगा, उसका PAR भी उसी में रहेगा, वो किस बच्चों को पढ़ाया है आज तक वो भी डिटेल उसमें रहेगा। तो पूरा का पूरा डेटा, और किस बच्चे को किस टीचर ने पढ़ाया है ये भी डेटा रहेगा। तो जब पूरा डेटा एक जगह रहेगा तो कोई ये पूछ सकता है कि इस बच्चे को किस किस टीचरों ने पढ़ाया, या ये टीचर ने किस किस बच्चे को पढ़ाया, ये टीचर किस किस स्कूल में रहा पूरे कैरियर में, ये बच्चा कब कब क्या क्या अटेंडेंस रहा इसका पूरे कैरियर में। मतलब क्लास 1 से बच्चा जब एडमिट हुआ और क्लास 12 तक अगर आप मुझसे डेटा मांगेंगे कुछ सालों बाद, तो ये मिल जाएगा कि बच्चा क्लास 2 में क्या करता था, क्लास 3 में क्या करता था, क्लास 5 में क्या करता था, क्लास 8 में क्या करता था। और ये ड्रॉप आउट का एक ट्रैकर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई उसकी नीचे चलती जा रही है तो यह निश्चित होगा कि वो भाग जाएगा, स्कूल छोड़ के भाग जाएगा जी। और अगर वो हमेशा टॉपर रहा, अच्छा पढ़ाई किया, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो टीचर्स का भी ट्रैकिंग है, स्टूडेंट का भी ट्रैकिंग है, और दोनों का काउंटर चेक भी है और दोनों का काउंटर मिलान भी है इसमें। तो डिजिटल डिवाइड और डिजिटाइजेशन जो है, मेरे विचार से ये भ्रम है कि बिहार में नहीं होता है या बहुत पिछड़ा है। मेरे ख्याल से ये अन्य राज्यों से की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ख़ास तौर से आपने जो ड्रॉप आउट का ट्रैकर और बाकी चीज़ों के लिए भी ख़ास तौर से ट्रैकर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लर्निंग आउटकम के संदर्भ में करते हैं, लेकिन अगर बच्चों के एक्सेस, इनरोलमेंट और अटेंडेंस का भी हम ट्रैकिंग करने लगेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी सर। ख़ास तौर से अभी सबसे बड़ी बात हुई है जो हमें विद्यालयों में दिखता भी है, वो है आधार के साथ बच्चों के इनरोलमेंट को टैग करना। ये बड़ी बात है सर। सही में सर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में बात करते हैं सर। ये जनरली अध्ययन बताते हैं कि बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और प्रायः दूर दराज में ये देखा जा रहा था कि बच्चों के लिए, ख़ासतौर से लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था या उनके खेलने की व्यवस्था और ये बाउंड्री वॉल की व्यवस्था, इस तरीके से चीज़ें, किस तरीके से हम बच्चों के लिए अपर्याप्त कक्षाओं, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की कमी, शिक्षण सामग्री जैसे बुनियादी ढांचों को कैसे विभाग संबोधित कर रहा है, इसके संबंध में सर। देखिए, हम लोगों ने DM को ये अध्यक्षता बनाया है और हम लोगों ने कहा है कि सभी जितना गैप से पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, और युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है। और जून तक, अगला ये मार्च का मैंने रखा है, हो सकता है 2-3 महीना और लेट हो जाए, हम लोग बरसात से पहले कम से कम सभी स्कूलों में सबमर्सिबल पंप्स, रनिंग वाटर टॉयलेट्स में, बाथरूम्स में, बेंचेस, रूम्स, ये हमारा लक्ष्य है और ये मेरा अपना विचार है कि ये हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे जी। इसलिए युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है और ये ऑब्वियसली बहुत कठिनाई होती है कि क्लास में 3-3 क्लास चलते हैं, कभी कभी 2-2 क्लास चलते हैं, टीचर्स को बहुत कठिनाई होती है। तो युद्ध स्तर पर ये कंप्लीट होने का प्लान है और जून तक हम लोग इसको कंप्लीट करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत बड़ी बात हुई है कि हमारे विद्यालय भी अब
खासतौर से रंग रोगन सुंदर दिखना, अट्रैक्टिव दिखना, और आपके जो स्कूल रैंकिंग की सर बात की जा रही है सर, ये मुझे लगता है कि ये शायद रिवोल्यूशनराइज करेगा पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को। सर उस स्कूल रैंकिंग पर भी सर कुछ कहेंगे? देखिए, जब तक किसी में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी जी और कंपटीशन की भावना नहीं होगी, तब तो सब मीडियोकर हो जाएंगे। जी। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंकिंग नहीं होगी तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, सब कहेगा कि चलिए अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है सब, या कोई मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही प्रतिस्पर्धा किसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस होती है तो सब चाहते हैं कि वो अपना रैंकिंग या अपनी उपलब्धि है उसको उसमें सुधार है। ये सुधार की प्रक्रिया है, कोई किसी को नीचा और ऊंचा दिखाने की बात नहीं है, बट सुधार की प्रक्रिया है। तो हमारा ये विचार है कि रैंकिंग से कम लोगों को पता चलेगा कि भाई ये एक क्लास, एक कैटेगरी का स्कूल है, बी कैटेगरी का स्कूल है, सी कैटेगरी का स्कूल है और डी कैटेगरी का। और इसी प्रकार हम लोगों ने जो व्यवस्था की है कि हर महीने हम लोग टीचर को भी पुरस्कार देंगे, जीवन घोषणा की थी। बिल्कुल सर। और नवंबर महीने में से हम लोग शुरू करेंगे। कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित में समय लग गया, लेकिन नवंबर महीने से हर महीना हम लोग 534 टीचर्स, हर ब्लॉक में एक टीचर को हम लोग रिकग्नाइज करेंगे कि भाई आप अच्छा काम किए। तो ये व्यवस्था जब तक प्रतिस्पर्धा और ये मोटिवेशन नहीं रहेगा तो एक मीडियोक्रिटी जो दिमाग में बैठ जाती है ऐसे ही होगा, सब कुछ ऐसी साधारण होगा, ये हट जाएगा। और हर व्यक्ति चाहे कोई भी कोशिश करेगा कि भाई हम अच्छा करें। और इवन टीचर, जैसे टीचर है स्वयं अपना इवैल्यूएशन देगा कि भाई हमने अच्छा किया। हम किसी के नाम से नहीं मंगाएंगे, किसी के माध्यम से नहीं मंगाएंगे कि कोई डीओ भेजेगा या बीओ भेजेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो टीचर है वो स्वयं बताएं कि उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया। बिल्कुल सर। बाकी तो आंकड़े हैं, आपका अटेंडेंस है, बच्चों का अटेंडेंस है, सब है, बट स्वयं क्या परिवर्तन किया सिस्टम में, या स्वयं क्या आपने मतलब सुधार किया। तो यह उनको मौका दिया जा रहा है कि वो मतलब अच्छा काम करें। तो ये एक सुधार की प्रक्रिया है, कोई रैंकिंग कोई मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं। ये बहुत अच्छी बात भी है कि आजकल जब शिक्षकों से बात होती है तो वो हमेशा कहते हैं कि एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड जो है अगर विभाग के द्वारा मिलने लगे जिला स्तर पर। मेरा तो ये है कि स्कूल में भी होना चाहिए। बिल्कुल, स्कूल में भी होना चाहिए। जो टॉपर है, सेकंड टॉपर है, थर्ड टॉपर है जी, ये स्कूल में भी होना चाहिए। आप मंथली एग्जाम रखते हैं तो मंथली भी होना चाहिए कि भाई। बिल्कुल सर। तो जब तक एक टॉपर की भावना हो, मेरे स्कूल में भी होता था जी कि जो टॉपर से उसको अवार्ड मिलता था, हम लोग भी देखते रहते थे और हमेशा लगता था कि